नमस्कार श्रोतागण, आप सुन रहे हैं अनिल गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास या कहानी जिसका नाम है कातिल रात की कातिल हसीना। आप सुन रहे हैं पार्ट 10। अब आगे। और उस आरोप को लगाने के बाद ही वो सर्टिफाई मेंटल हो गई थी। उससे पहले वो बिल्कुल एक सामान्य औरत थी। क्यों आपटे साहब? मैंने तंज भरे स्वर में बोला। आपटे ने मेरी और मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। मैंने उसके घूरने की कोई परवाह न करते हुए उसकी आंखों में निर्भीकता से झांकता रहा। कुछ पलों बाद उसने ही अपनी पलकें झुका ली, लेकिन आपका ये खादिम अभी भी उसे अपनी नज़रें मिलाने का प्रयास कर रहा था। मुझे पता था कि शायद यहाँ से मेरा दाना पानी उठना था। साहब, मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। उस वसीयत के बारे में ही बता दीजिए, शायद मैं खुद ही अपने सवालों का जवाब तलाश कर सकूं। मैंने उन्हें जवाब न देते हुए देखकर अपना सवाल फिर से दोहराया। आप जासूस हैं मिस्टर अनुज। आप अपने इस सवाल का जवाब भी खुद ही ढूंढिए। अभी रोज़ आपके साथ आएगी और आपके होटल का अभी तक का बिल चुका देगी। उसके बाद आपको इस शहर में रुकना हो तो अपना ठिकाना खुद ढूंढ लीजिए। और जो 2 लाख रुपए आपको एडवांस दिया गया था उसे अपना 2 दिन का मेहनताना समझकर अपने पास ही रख लेना। अब आप यहाँ से अपनी तशरीफ़ ले सकते हैं। आपटे ने वही बोला जिसकी मुझे इतनी तलखी के बाद पहले से ही उम्मीद थी। ठीक है मिस्टर आपटे, मुझे इस केस से हटने का ये मतलब भूल कर भी मत लगा लेना कि आपका मेरे सवाल से पीछा छूट गया। इस सवाल का जवाब लेकर मैं खुद आपके पास आऊँगा। आए, यकीन मानिए, तब आपको किसी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं मुंबई से बाहर अब कदम तभी रखूँगा जब मैं चारू को ढूंढ लूँगा और इसके पीछे के खेल को दुनिया के सामने ला नहीं दूँगा। ये बोलकर मैं वहाँ से उठा और अपने लंबे डग भरता हुआ कुछ ही पलों से उस कमरे के दरवाजे को पार कर लिया। मेरे पीछे ही मुझे रोज़ के आते हुए कदमों की आहट मिल चुकी थी। यार, तुमने मुझे आपटे साहब के सामने फंसवा ही दिया था। रोज़ ने गाड़ी में बैठते ही मुझे शिकायत नज़रों से देखा था। मुझे तुम्हारे दिमाग पर यकीन था कि तुम किसी न किसी तरीके से अपने जवाब में आपटे को उलझा लोगे, लेकिन मेरा उनको हर बात बताना ज़रूरी था। मैंने सफाईगोई से बोला। एक बात तो है, तुम बंदे ज़बरदस्त हो, वरना मैंने पैसों के लिए दिन को रात कहने वाले बहुत आदमी देखे हैं। रोज़ ने मेरी शान में उन बेहतरीन अल्फाजों का इस्तेमाल किया। मैंने पहले दिन ही तुम्हें बता दिया था कि मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए काम करता हूँ। और गुनहगार कोई भी हो, मैं किसी का बचाव नहीं करता। लेकिन आपटे के इस बौखलाए हुए व्यवहार ने उसकी कलई खुद ही खोल दी। मुझे इस केस में नए सिरे से सोचना होगा। मैंने रोज़ को बोला। तुम अभी भी इस केस पर काम करोगे मुफ्त में? रोज़ ने हैरानी से कहा। मैंने बताया है ना तुम्हें कि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ और किसी केस को अधूरा भी नहीं छोड़ता हूँ। मैंने रोज़ की ओर देखते हुए बोला, जो मेरी ओर ही अपनी दिलचस्प निगाहों से देख रही थी। चलो फिर मैं भी तुम्हें एक बात बताती हूँ जो हाल फिलहाल में ही आपटे साहब की ज़िंदगी में घटी है। रोज़ ने मेरी ओर देखते हुए बोला। कौन सी बात? मैंने असमंजस से उसे देखा। आपटे साहब की जवानी में खिलाए हुए किसी गुल का फूल कुछ ही दिन पहले उनके आंगन में खिला है। रोज़ ने रहस्यमय स्वर में बोला। क्या मतलब? रोज़ ने मेरे असमंजस को बढ़ाया। आपटे साहब की एक पुरानी एम्प्लॉय ने आकर के आपटे साहब के सामने दावा किया है कि उसके बेटे का असली बाप वो है। अभी तो उसने सिर्फ आपटे साहब के सामने आकर ये दावा किया है। अगर आपटे साहब ने उसके बेटे को नहीं अपनाया और उसे अपना नाम नहीं दिया तो वो कोर्ट जाएगी। रोज़ ने एकाएक मेरे कान के नज़दीक आकर धमाका कर दिया था। इस मामले की सच्चाई क्या है? क्या सच में उस लड़के का बाप आपटे ही है? मैंने हैरानी से पूछा।
उस लड़के की उम्र चारू के आसपास ही है। इसका मतलब है कि इस मामले में वो अपनी नपुंसकता की मेडिकल रिपोर्ट के बलबूते पर भी नहीं बच सकता है। और आपटे की रंगीनियों के किस्से को देखते हुए इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि वो औरत झूठ नहीं बोल रही है। रोज ने अपनी राय जताई। वो औरत ये दावा करने कब आई थी? मैंने पूछा। 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया। रोज मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रही थी। आखिर वो छुपाती भी क्यों? उसने खुद ही तो मुझे बताया था, वरना मैंने तो इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। मतलब उसके आने के बाद ही चारू गायब हुई है? क्या चारू के गायब होने का और उस औरत के सामने आने का आपस में कोई संबंध हो सकता है? मैंने रोज की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। इसका पता तो तुम्हें लगाना होगा। मैंने तुम्हारी अपने धंधे के प्रति ईमानदारी को देखते हुए ये राज की बात तुम्हें बताई है। रोज ने सच में इस मामले में मुझ पर मेहरबानी की थी। ये बात अभी तक किसी को नहीं पता है, इसलिए नमिता ने भी मेरे सामने इस बात का जिक्र नहीं किया है। मैंने रोज की बात से सहमति जताई। मुझे उस महिला का पता दे सकती हो? मैं उससे मिलना चाहूँगा। मैंने रोज से बोला। आज शाम तक इंतज़ार करो, मैं उसका पता दे दूंगी। रोज ने मुझे आश्वासन दिया। शाम को मुझे चारू की तलाश में कहीं जाना है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे उस औरत के बारे में बताना। मैंने रोज को बोला तो उसने सहमति में सिर हिला दिया। चलो, अब मैं तुम्हारे होटल का बिल क्लियर कर दूँ। अब कहाँ रहोगे तुम? रोज ने मेरी ओर प्रश्न भरी दृष्टि डाली। होटल पसंद है मुझे, तो यहीं रहूँगा। अभी 2 लाख है मेरे पास आपटे के दिए हुए, उन्हें यहीं मुंबई में ही फूंक कर जाऊँगा। मैंने मुस्कुराकर रोज को बोला। इजाज़त हो तो आज रात मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? रोज ने मेरी तरफ एक बार देखा, फिर गाड़ी से बाहर की ओर देखने लगी। आज की रात मेरी मुंबई से गोवा जाने वाली एक क्रूज़ पर गुजरने वाली है। मुझे वहाँ से भी चारू का कोई सुराग मिलने की संभावना है। मैंने रोज को बोला, मैं चलूँ तुम्हारे साथ उस क्रूज़ पर? रोज ने फिर से अपनी इच्छा जाहिर की। नहीं, वहाँ खतरा होगा, क्योंकि मैं कुछ ड्रग पैडलर के पीछे जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता हूँ। मैंने रोज को साफ साफ मना करते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं शाम तक तुम्हें उस औरत का पता देती हूँ। रोज ने बोला। मैंने देखा कि मेरा होटल आ चुका था। मैंने गाड़ी को होटल की पार्किंग की तरफ घुमा दिया।